Hello guys, I hope I'm audible. आज हम बात करने वाले हैं 1857 से लेके 1947 तक। हमारे जो पीरियड है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंडर आता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो 1857 से हमारा जो स्टार्ट होता है, हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और इससे पहले ही जो एक थीम बनती है, कोई भी चीज़ होती है उसकी एक थीम बनती है पहले। तो ये थीम जो बनाई गई थी, बहुत सारे कारण थे उसके। और जब मंगल पांडे जो एक सैनिक थे, जब उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी, तो उसके बाद ये जो चिंगारी थी ये भड़कती गई। मैं क्रोनोलॉजी तैयार करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। मे बी मैं एग्जैक्ट डेट ना बताऊं, बट क्रोनोलॉजी जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो 1857 तक बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, जिसने कि हमारे जो समाज था यहाँ पे वो जाति का जो भेदभाव था उसको बहुत मानता था, और अंग्रेज़ों ने उसको जो कुचला था। कुछ कानून लगा के, कुछ उनके कानून अच्छे भी थे, जैसे उन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया था, और शिक्षा में भी उन्होंने कुछ काफ़ी अच्छे काम किए थे। लेकिन कुछ काम ऐसे थे जिससे यहाँ के जो सैनिक थे उनकी भावनाओं को मतलब आहत किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरा जो देश था वो एकजुट होने लगा। 1857 से स्टार्ट करेंगे। 1857 में मंगल पांडे ने किसी अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी, और धीरे धीरे ये जो चिंगारी थी ये पूरे भारत में भड़कने लगी। पहाड़ी जो स्टेट थे वो इससे थोड़े अछूते थे। ये यूपी में स्टार्ट हुई और धीरे धीरे दिल्ली में आ गई। दिल्ली में जो फिर मुगल जो आखिरी सम्राट था उसकी अगुवाई में ये लड़े, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसके बहुत सारे कारण थे। जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि एकता नहीं थी लोगों के बीच, तो ऐसे बहुत सारे कारण थे। तो जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से एक संदेश ये गया था कि अंग्रेज जो हैं वो भारत को लूट रहे हैं। अंग्रेज़ों की बहुत सारी नीतियाँ ऐसी थी जिसमें वो भारत के जो लोग थे उनको डिवाइड करके रखते थे, लेकिन लोग धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे, और वो एक जो ज्वालामुखी जो निकला वो 1857 के रूप में निकला। लेकिन जो अंग्रेज थे उनकी जो चालें थी बहुत ही डिप्लोमेटिक थी। उनको इस चीज़ का आइडिया था कि अगर भारत पे राज करके रखना है तो भारत के लोगों को दबा के रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी जातियां या धर्म के भारत में लोग थे, अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो बाहर की कोई भी जो शक्ति है वो यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाती है। तो अगर किसी को बाहर से कब्जा करना है भारत पे, इंडिया पे, तो इनमें फूट डालनी पड़ेगी ताकि ये आपस में लड़े। तो उसी तरह से हुआ भी। अंग्रेज़ों ने बहुत हद तक काम किया भी, बहुत ही डिप्लोमेटिक थे। और उसी तरीकों से जो पूरा इंडिया था वो 1857 का जो विद्रोह था उसमें शामिल नहीं हुआ। कुछ जो जमींदार थे बहुत बड़े बड़े, उन्होंने क्रांतिकारियों को ही दबाने की कोशिश की। तो इस वजह से ये अनसक्सेसफुल हुआ। और यहाँ से एक जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट ये बनता है कि हमारे देश में एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत थी। नो डाउट वहाँ पे बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे नेता थे,
लेकिन ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत थी जो कि अंग्रेज़ों को समझ सके और उनके हिसाब से ही उन्हें जवाब देने की क्षमता रखे। रविंद्रनाथ टैगोर और बाकी के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल सबने निभाया है। मैं ये नहीं कहता, बट एक जो माइंडसेट था अंग्रेज़ों का, उससे लड़ने के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो उनके बारे में जानता हो कि वो क्या कर सकते हैं और उनको कैसे भगाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जो गर्म दल वाले थे, सिर्फ गर्म दल वाले ऐसा नहीं था, मैं नहीं मानता हूँ, उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। लेकिन अगर भारत को स्वतंत्र करवाना था तो इसमें भारत के सभी लोगों का जो था वो सहयोग अपेक्षित था। तो महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे हम। महात्मा गांधी ऐसे शख्स थे जो भारत में शिक्षा लेके कुछ समय तक यहाँ रहे, उसके बाद वो 15 साल बाहर रहे थे और मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंग्लैंड में रहे थे। तो इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में जब वो रहे तो उनका माइंडसेट, वहाँ पे उन्होंने उन लोगों को जो था वो आज़ादी दिलवाई थी। उनके साथ जो भेदभाव का शिकार थे लोग साउथ अफ्रीका में, और जब वो इंग्लैंड में रहे थे तो जब भी हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उसके जो हालात होते हैं हमें पता होता है। सपोज हम यहाँ से जाते हैं भूटान, और कोई अगर 2-3 साल भूटान में रहता है तो उसे वहाँ की जानकारी होगी एज कम्पेयर टू अगर इंडिया से कोई जो व्यक्ति है वो इंटरनेट के द्वारा जानना चाहे। आजकल इंटरनेट है, बहुत सारी सुविधा है, लेकिन उस समय पर इतनी सुविधा नहीं थी। तो महात्मा गांधी को वो नॉलेज था और उसी नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज इकट्ठे नहीं हो पाए महात्मा गांधी के विरुद्ध। इसका रीजन यही था कि महात्मा गांधी एक बहुत ही स्ट्रांग नेता बन के उभरे जो थे। अंग्रेजों को समझ में नहीं आया कि इसे कैसे टैकल किया जाए। देखिए, महात्मा गांधी गर्म दल से नहीं थे, हम ये जानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी नरम दल से भी नहीं थे। क्योंकि महात्मा गांधी का एक वाक्य आया था कि अगर मुझे हिंसा और कायरता में कुछ चूज करना पड़ेगा तो मैं हिंसा को चूज करूंगा। इट मीन्स वो मीडियोकर माइंडसेट से चलते थे जो कि उस समय नेसेसरी था। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमने अपने माइंड में जो रखना है वो यही है कि जो महात्मा गांधी चलते थे वो एक ऐसे माइंडसेट से चले थे कि वो उनका विरोध नहीं कर पाए फुली तरीके से। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें अंदर डालने की कोशिश की और पूरा देश उबल गया। इसी तरीके से जब वो बाहर थे तो कुछ कर्म दल वाले नेता उनके विरुद्ध में हो गए। तो उनको एक्चुअली में ये पता था कि कैसे यहाँ के लोगों को न्याय दिलाया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। इसमें अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मानना यह है कि गर्म दल वाले नेताओं का ज़्यादा इफेक्टिव रोल था और नरम दल वाले जो नेता थे उनका अलग इफेक्टिव रोल था, और एक कुछ हद तक सही भी है। लेकिन ये बात सबको माननी पड़ेगी कि महात्मा गांधी बहुत ही पावरफुल नेता थे उस समय, और जो भी सोसाइटी थी इंडियन, जो गरीब तबके के लोग थे, मीडियोकर तबके के लोग थे, और कुछ जो ऊपरी तबके के लोग थे, वो भी महात्मा गांधी के साथ में थे। वो लोगों के नेता बन के उभरे थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो 1915 से जो युग आता है वो महात्मा गांधी युग कहा जाए तो गलती नहीं होगी, गलत नहीं होगा। हालांकि उसमें बहुत सारे नेताओं का रोल है, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह और बहुत सारे क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए जान दी। लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसे नेता थे जिनको कि अंग्रेज भी उनका पूरी तरह से विरोध नहीं कर पाए, और यही उस समय की जो
नीति थी, जो इम्पोर्टेंस थी, वो इसी चीज़ की ज़रूरत थी भी। अब हम बात करते हैं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और बाकी नेता हैं, तो महात्मा गांधी एक अम्ब्रेला टर्म है नरम दल वालों। और 1915 से सारे भी जितने काम हुए हैं वो महात्मा गांधी के अंडर रख के लेके चल सकते हैं, एक हायरार्की बन जाएगी। इवन गर्म दल हो या नरम दल हो, अब किसी भी हिस्ट्री में आप देखोगे महात्मा गांधी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से कनेक्टेड है ही है। तो 1915 से पहले की बात अब करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी तो 1915 में आए थे इंडिया में। 1915 में भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन वो इफेक्टिवली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। देखिए एनी बेसेंट जो थी और तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी और बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं बन पाई ये चीज़ें, ये हमें मानना पड़ेगा, जितना कि महात्मा गांधी का आंदोलन चल पड़ा। और कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना के बहुत अलग अलग मत हैं। एक बुक में यहाँ पे दिया गया है कि जो ह्यूम थे वो शिमला में रह रहे थे, उन्होंने इसकी जो स्थापना थी वो स्थापना की थी, और ऐसे ऐसे बहुत सारे अधिवेशन होते गए। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का निश्चय करते हैं तो एक हायरार्की बननी चाहिए और एक गोल बनाना चाहिए। 1915 से लेके 1947 तक का जो एक पीरियड है वो महात्मा गांधी का ही पीरियड है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जैसे भी समझ लो, वो महात्मा गांधी का ही पीरियड है। और 1857 से लेके 1885 तक अंग्रेजी जो समाज था, उनकी जो नीतियां जो थी, ये उसी का ही पीरियड है। नो डाउट अंग्रेजों ने 1915 के बाद भी कुछ किया, लेकिन जो अम्ब्रेला जो टर्म थी वो महात्मा गांधी ही है, मेजर रोल उनका है। उसी तरीके से 1857 से लेके 1885 तक कांग्रेस की जो स्थापना हुई, वहां तक सिर्फ अंग्रेजों के बारे में ही इम्पोर्टेंट है, उनकी नीतियों के बारे में उन्होंने क्या क्या काम किए, इसके अलावा नहीं है। अगर हायरार्की बनानी है स्टडी के लिए तो यही एक बेस्ट वे है। अब बात करते हैं 1885। 1885 से लेके 1915 तक ये जो 30 साल थे, ये मिक्स्ड ईयर्स हैं। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई। कांग्रेस की स्थापना हो गई तो भारतीय क्रांतिकारी, मतलब वो अम्ब्रेला टर्म में आ गए। फिर भारतीय क्रांतिकारी जो थे वो, उनमें मतभेद हो गए, गर्म दल नरम दल, गर्म दल वाले अलग हो गए। जो ये भी जो पीरियड चलता है ये 1915 तक का जो चलता है, 1885 से 1915 तक, इस पीरियड को आप अलग रखिए। तो इस तरीके से देखिए 1857 से लेके 1857 से लेके 1885 तक फर्स्ट पीरियड, 1885 से लेके 1915 तक सेकेंड पीरियड, और 1915 से 1947 थर्ड पीरियड। और जहां तक मुझे लगता है इसको एक वीक से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री को, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो। जो 1857 से लेकर 1885 तक है वो है अंग्रेजी समाज की जो नीतियां थी, सिर्फ उनके बारे में, वो अम्ब्रेला टर्म है। अगर दूसरी कोई चीज़ें हुई है तो वो छिटपुट चीज़ें हुई हैं।
नो डाउट उनको भी पढ़ा जाएगा, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली है वो अंग्रेजी समाज की नीतियों के बारे में ही है। और सेकंड जो पीरियड है वो मिक्स्ड पीरियड, मैंने आपको बताया बीच वाला मिक्स है, 1915 से महात्मा गांधी 1947 तक। और ये चीजें हम अभी कवर करने वाले हैं। इसको याद करने में आपको मे बी टाइम लगे, एक वीक तक टाइम लग जाए, लेकिन हम इसे आज ही कवर करेंगे। एंड आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं, मुझे 2 मिनट दीजिए। हेलो गाइस, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 1857 से 1947 के बीच का पार्ट। हर बुक में अलग अलग है और ये डिपेंड करता है कि हमें किस बुक से अच्छी तरीके से समझ आता है, और इस बारे में सबका अपना अपना अलग नज़रिया हो सकता है। तो आप जिस भी बुक से पढ़िए, ये आपके लिए इजी है। मैटर यही है कि जो हम पढ़ते हैं वो चीज़ हमारे माइंड से ऑफ वॉश नहीं होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी जो इजीएस्ट जो वे है इसका वो यही है कि इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है, देखिए इतिहास को पढ़ने के नज़रिया अलग होता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे अंग्रेजी समाज का जो नज़रिया था उसके हिसाब से। नो डाउट हम इंडियन हैं और अपने क्रांतिकारियों को हमेशा सपोर्ट करें, लेकिन हमें जो हिस्ट्री पढ़नी है, हम हिस्ट्री समझने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी जो एक हायरार्की चली थी, जो वायसराय थे, तो उन वायसराय ने क्या क्या किया, कैसे कैसे उस सिचुएशन को मतलब उन्होंने कंट्रोल किया, और भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनके क्या क्या कदम थे, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, वो है ब्रिटिश जो थे उनकी पॉलिसीज क्या थी, कैसे उन्होंने विद्रोह को दबाया और उन्होंने क्या क्या और काम किए उस समय। तो चलिए इसे अभी स्टार्ट करते हैं। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो गवर्नर जनरल का जो एक पोस्ट थी उसको हटा दिया गया और वायसराय को लाया गया। उसके बाद अंग्रेजी समाज जो था उसके सामने जो चैलेंज था वो यही था कि कैसे इस विद्रोह को दबाया जा सके, और अगर विद्रोह दबा लिया तो आगे ऐसा विद्रोह ना हो तो उसके लिए क्या किया जाए। तो जो इंडियन वायसराय थे, वायसराय का जो पोस्ट थी उन्होंने बनाई। 1857 का विद्रोह हो चुका था उसके बाद, और इसके बाद जो क्राउन था, जो रूल था, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो इंग्लैंड में बैठी थी और इंडिया में जो काम कर रहे थे वो सबऑर्डिनेट थे उस सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो जो जवाबदेही थी उनकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वहाँ थी। जेन्युइन सी बात है, सब समझ सकते हैं कि वो इंडियन की जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में कम जागरूक थे, और कोई भी फैसले वो हर फैसले खुद नहीं ले सकते थे। तो ऐसा हुआ, एक कंपनी यहाँ पे आई थी, कंपनी रूल चला रही थी। तो उस कंपनी ने रूल चलाया, उसको उन्होंने वापस बुला लिया, और क्राउन जो रूल था वहाँ का इंग्लैंड का, उसने खुद यहाँ पे शासन चलाया, बहुत सारी तब्दीलियाँ की उन्होंने, और गवर्नर जनरल का पद खत्म किया, वायसराय का पद उन्होंने यहाँ पे प्लांट कर दिया। ठीक है, तो पहले जो वायसराय, फिर उसके बाद जो पहला अफसर हुआ वो लॉर्ड कैनिंग था। अभी 1885 तक हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग था, वो 1858 में आया,
और वो सिर्फ 4 साल रहा था। और उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था वो था कि एबोलिश डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि जो जमीन हड़प लेते थे अंग्रेज राजा के मरने के बाद, अगर उसका कोई अधिकारी नहीं था तो उसको इसने ख़त्म कर दिया 1858 से 1862 के बीच में। लॉर्ड कैनिंग रहा था हमारे देश में एज ए वायसराय। इसके बाद 2 साल का पीरियड, इसमें 2 वायसराय आए, उनके बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जो नेक्स्ट जो वायसराय थे 1964 से 1864 से 1869 तक आए थे, यानी कि 5 साल वो यहाँ पे रहे। और उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता और मद्रास जो थे उस समय के, वहाँ पे उन्होंने हाई कोर्ट बना दी। जो मेन है वो हाई कोर्ट बना दिया। और एंग्लो बर्मीज वार थी वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी, वो एक अलग मैटर की ओर चला जाता है। हम इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो लॉर्ड कैनिंग 4 साल रहे थे, 1858 से 1862, 1864 से 1869, 5 साल के लिए आए लॉर्ड लॉरेंस। इसके बाद 1869 से 1872 तक आए लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो जो थे, इन्हीं के कार्यकाल में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। तो वो धीरे धीरे अंग्रेज सुधार भी कर रहे थे, और लेकिन उनका फोकस ये भी था कि क्रांतिकारी कहीं फिर से कोई जंग ना करते, कोई क्रांति जन्म ना दें। तो जो लॉर्ड मायो थे उनको मार दिया गया था। 3 साल अपने पद पे रहते, 1872 में इनकी हत्या कर दी गई। और इनकी हत्या कर दी गई पोर्ट ब्लेयर में, छुट्टियां मनाने गए थे। शेर अली के नाम से इनका नाम था, उन्होंने इनकी हत्या कर दी 1872 में। 1872 में ही पहली जनगणना लॉर्ड मायो के टाइम पे हुई थी, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं थी। 1872 में जब लॉर्ड मायो मर गए तो फिर 1872 में आया लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये 4 साल रहे। तो जैसे लॉर्ड नॉर्थब्रुक का है, उन्होंने यूनिवर्सल मैरिज एक्ट जो था वो 1872 में अपने साथ ले आए। उसमें इंटरकास्ट मैरिज भी अलाउड थी, कोई भी इंटरकास्ट मैरिज कर सकता था, जबकि भारत में बहुत ही जाति पाति प्रथा उस समय चरम पे थी। और सिविल मैरिज, आर्य समाज मैरिज, ये सारी प्रथाएं लॉर्ड नॉर्थब्रुक लाए थे। और जब 1876 में चले गए लॉर्ड नॉर्थब्रुक, तो लॉर्ड लाइटन आए। और जब लॉर्ड लाइटन आए तो उन्होंने जो एक्ट निकाला वो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट निकाला। 1878 में प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई कुछ हद तक। आर्म्स एक्ट निकाला 1878 में, कोई भी आर्म नहीं रख सकता है विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। और इन्होंने जो था वो बहुत ही सूखा पड़ा था उस समय पर, अकाल पड़ा था, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया और दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। और दिल्ली दरबार में इन्होंने विक्टोरिया जो रानी थी इंग्लैंड की उस टाइम की, उसको एम्प्रेस ऑफ इंडिया बुलाया था। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो भारतीय व्यापारी थे उनसे टैक्स ले रहे थे कॉटन का, कपास का, लेकिन जो बाहर के इंग्लिश जो व्यापारी यहाँ पे व्यापार करते थे उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। और सिविल सर्विसेज की जो एज थी वो 21 साल से 19 साल कर दी गई। 21 साल में ही सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम था वो निकालना मुश्किल था, लेकिन 19 साल कर दिया, जिसका कि सीधा यही था कि इंडियंस जो थे वो महत्वपूर्ण पदों पे ना आ पाए। तो थी लॉर्ड लाइटन की नीतियाँ।
लॉर्ड लाइटन रहे 1876 से 1880 तक, और मैक्सिमम 4-4 साल के गैप में रहे सभी। लॉर्ड लाइटन के बाद आए लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 पे। लॉर्ड रिपन जो थे मोस्ट लव्ड गवर्नर जनरल थे। उन्होंने आर्म्स एक्ट था और वर्नेकुलर प्रेस एक्ट था, उसके खिलाफ रीअपील की। लोकल गवर्नेंस के लिए इन्होंने पंचायत और म्यूनिसिपल बोर्ड थे वो सेटअप किए ग्रामीण स्तर पर, इसलिए इनको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इन्होंने 2 यूनिवर्सिटी बनाई, नई यूनिवर्सिटी, एक पंजाब यूनिवर्सिटी 1884 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। और इन्हीं के कार्यकाल में एक बिल है जो था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल में यह था जो भारतीय जज थे, वो जो इंग्लिश जज थे, वो उनके जो फैसले थे उन पे वो अपना जजमेंट नहीं दे सकते थे कि दे कैन नॉट ट्राई इंग्लिश जजेस। और गाइस लॉर्ड रिपन जैसे गए, उसके बाद लॉर्ड डफरिन आए। डफरिन 1884 से 88 तक आए। डफरिन के टाइम पे एंग्लो बर्मीज वार हुआ 1885 से 1886, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो 1885 में सेटअप हो गई। तो लॉर्ड डफरिन के बाद यहाँ पे हम बेस लेके चल रहे हैं इंग्लिश को फर्स्ट रख के। अंग्रेजी सरकार की जो नीतियां थी, लॉर्ड डफरिन के बाद 1885 के बाद जो टेक ओवर कर लिया वो कांग्रेस ने कर लिया, यानी कि जो मिक्स्ड जो रिएक्शन आने लगा जनता का, और जो नीतियां वहां पे चलने लगी ब्रिटिश समाज की। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो मिक्स्ड चीजें थी। यहाँ तक हम पढ़ेंगे 1888 ले लीजिए डफरिन, लेकिन 1885 के बाद हम पढ़ेंगे मिक्स्ड जो थे, नरम दल, गरम दल, जो गवर्नर जनरल, वाइसराय जो थे, उनकी नीतियों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अब 1885 से 1905 तक वाइसराय जो आए थे वो 3 वाइसराय आए थे। लॉर्ड लैंसडाउन आए थे 1888 में, और लैंसडाउन ने जो इनडायरेक्ट जो इलेक्शन था वो इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम पे 1892 में, इंडियन काउंसिल एक्ट। उसके बाद 1894 में जो आए वो लॉर्ड एल्गिन आए थे। तो लॉर्ड एल्गिन जो थे उनके टाइम पे फर्स्ट जो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था रैंड्स, उनको मार दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। चापेकर ब्रदर्स, रामकृष्ण और दामोदर, चापेकर ब्रदर्स थे, रामकृष्ण और दामोदर, वो फर्स्ट पॉलिटिकल जो प्रिजनर थे और फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डरर थे। इसके बाद लॉर्ड कर्जन आए 1899 से 1805 तक। इन्होंने राले कमीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया। और ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी ये हम अपने व्यू में पढ़ेंगे, जो हमारा मिक्स्ड व्यू है 1885 से लेके जब इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित हुई। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। तो यहाँ पे वायसराय जो थे 1915 तक उनका जो रोल था वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर लॉर्ड मिंटो आए 1905 से 1910 तक, ये 5 साल रहे।
और मार्ले मिंटो जो सुधार थे वो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुए थे। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आए 1910 से 1916 के बीच में। तो होम रूल मूवमेंट इनकी अंडर लॉन्च हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को 1885 तक हमने इनके बारे में पढ़ा। 1885 से हम स्टार्ट करेंगे, कांग्रेस से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या हुआ था। हम एक दूसरा व्यू लेके चल रहे हैं, हम बिना कंफ्यूज हो। सो बंगाल का जो विभाजन था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। और जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, इसके एक साल के बाद सलीमुल्लाह खान, इंडिया में जो अभी प्रेजेंट बांग्लादेश का ढाका है राजधानी, वहाँ पे सलीमुल्लाह खान रहते थे। उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी 1906 में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो ये आता है कि 1911 में बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी वो घटनाएं हुई थी। और उनमें एक था दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। किंग और क्वीन अमेरिका के जो थे वो भारत में विजिट किया था उन्होंने, और दिल्ली को 1911 में भारत की राजधानी बनाया गया था। और इससे कुछ असंतोष जो पहले से था भारतीय जनता में और ज़्यादा फैला। और धीरे धीरे 1914 में वर्ल्ड वॉर जो था वो भी स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड वार 1। और वर्ल्ड वार 1 जो था वो भी 4 साल ही चला, 1918 में समाप्त हो गया। तो जो मुस्लिम लीग थी सलीमुल्लाह खान ढाका के जिन्होंने बनाई थी 1906 में, वो भी एक पार्टी बन के उभरी। कांग्रेस के जितने नहीं, कांग्रेस से थोड़ी मतलब पॉपुलरिटी में थोड़ी कम थी, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा उनका कंट्रोल था जनता पे। तो 1916 में था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, इनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, यानी कि एक समझौता हुआ, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड वो भी 1919 में हुआ था। और अभी महात्मा गांधी भारत में आ चुके थे। 1920 में इस खिलाफत जो आंदोलन था वो हुआ था। और 1927 में लाला लाजपत राय जो थे, 1927 में साइमन कमीशन का बायकॉट हुआ था। और उसी दौरान 1928 के स्टार्टिंग में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और एक साल के बाद 1929 में पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन लिया गया लाहौर में, इसकी जो बैठक थी कांग्रेस की वो लाहौर में हुई थी और 1929 में लिया गया। 1930 में महात्मा गांधी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो थी वो 1929 के लाहौर सेशन में पास किया गया, पूर्ण स्वराज्य। और 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट हुआ और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी महात्मा गांधी द्वारा जो थी वो स्टार्ट की गई। इसके अलावा महात्मा गांधी एक अम्ब्रेला टर्म बन के उभरते हैं। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, 1937 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कांग्रेस फॉर्म्स, मिनिस्ट्रीज कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रही थी। और फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो स्टार्ट हो गया था। और 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई और सुभाष चंद्र बोस इंडिया से चले गए थे। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था इंडिया, और
जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो भी लॉन्च की गई थी 8 अगस्त को। 1943 से 1944 बंगाल में सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, और 1945 में वर्ल्ड वार टू समाप्त हो गया था 6 साल के बाद। और कांग्रेस अ, जो कांग्रेस थी उसका लाल किला और शिमला कॉन्फ्रेंस जो अ, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ था, ये चीज़ नोट करने वाली है। और लाल किले पे इंडियन जो नेशनल आर्मी है उसका ट्रायल किया गया था लाल किले में। फिर धीरे धीरे चीज़ें और डेंस होती गई। 1946 में ब्रिटिश का जो कैबिनेट मिशन था वो भारत आ गया था और एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी। 1947 में इंडिया का डिवीजन हो गया और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग जो थे वो देश बनाए गए। तो अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जब यहाँ पे आए थे, इंग्लैंड से जब आए थे महात्मा गांधी, तो 1915 में आए। 1915 से लेके 16 तक उन्होंने सिर्फ भारत को घूमा था ट्रेन में, पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया था। उन्होंने एक आश्रम बनाया था 1916 में गुजरात में। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे आंदोलन, और यहाँ से उनका एक सफ़र जो है वो स्टार्ट हो जाता है महात्मा गांधी का। उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में हिस्सा लिया था, जिनमें आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, वो भी उन्हीं का दिया था। तो अब हम उनके जितने भी आंदोलन थे उनके बारे में एक नज़र डालते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी सी और आसानी। अभी हम महात्मा गांधी के बारे में एक नज़र डालेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसकी। इनका जन्म सभी जानते हैं 1869 में गुजरात पोरबंदर में हुआ था। इसके बाद 1883 में कस्तूरबा जी से इनकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई और 83 उसके बाद 5 साल ही इंडिया में रहे शादी के, और 1888 में ये लंदन चले गए वकालत की पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ पे उन्होंने नॉन वेज नहीं खाया, उसकी वजह से उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था। तो अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप बुक पढ़ सकते हैं उनकी जो लिखी हुई है। तो 1891 में वो इंडिया आ गए और वकील के तौर पर अपना जो कैरियर था वो उन्होंने स्टार्ट करना चाहते थे। और लेकिन यहाँ पे उनका जो लॉयर बनने का सपना था वो फेल हो गया और उन्होंने लीगल जो फर्म्स होती है उनकी कई अन्य जो जॉब्स थी वो स्वीकार कर ली। और इसी के सिलसिले में 1991 में महात्मा गांधी यहाँ पे आ गए थे। 1891 में उसके 2 साल यहाँ पे उन्होंने बहुत मेहनत की, नहीं हुआ कुछ, वो साउथ अफ्रीका चले गए। उनका एक मुस्लिम फ्रेंड था और मुस्लिम इंडियन लॉ फॉर्म थी, उसमें काम करने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखा और बहुत हर्ट हुए और उन्होंने अपनी लाइफ जो थी वो डिवोट कर दी वहाँ पे इक्वल दर्जा सबको देने के लिए और सबको जस्टिस लाने के लिए। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो साउथ अफ्रीका में ही रहेंगे। और उन्होंने बहुत सारी फाइट की वहाँ पे। 1896 में गांधी ने पब्लिश किया द ग्रीन पैम्पलेट। ये था डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो भारतीयों के साथ वहाँ साउथ अफ्रीका में होता था, या काले रंग के जो लोग होते थे निग्रो, उनके साथ में होता था।
साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक दोनों टाइप के लोग हैं। और उस टाइम पे जो ग्रेट ब्रिटेन था, जिसका एक भाग भारत में भी फैला था, वही साउथ अफ्रीका को कंट्रोल कर रहा था। और उनके अनुसार जो ग्रीन पैम्पलेट था वो एक इलीगल एंटी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट था, और महात्मा गांधी नज़रों में उनकी आ गए एज ए नेगेटिव, इन नेगेटिव लाइट। और इसी के चलते उसी साल दिसंबर में जब उन्होंने ग्रीन पैम्पलेट 1896 में पब्लिश किया, उनकी साउथ अफ्रीका में एंट्री को बैन कर दिया गया। सो महात्मा गांधी ने क्या किया, बहुत सारी उलझने हुई। उसके बाद महात्मा गांधी ने कुछ समय के बाद अपनी बीवी बच्चे सबको लेके वहां पे चले गए, और एक लोकल पुलिस सुपरडेंट थे, जब महात्मा गांधी पे मॉब अटैक हुआ उन्होंने उनकी हेल्प की। और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे काम किए, वहाँ पे भी आश्रम बनाया था। ये 1896 की बात है। और 1906 में महात्मा गांधी ने कहा इंडियन कम्युनिटी को कि जो गवर्नमेंट के जो भी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट ट्रांसवाल में था गवर्नमेंट का, उसको मतलब उसके साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि उसके अनुसार ये था कि कोई भी जैसे इंडियन आता है उन पर बैन लगा दिया गया था। कुछ इंडियन जो थे वो कुछ शर्तों के साथ जाते थे, लेकिन मोस्टली बैन था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से वहाँ से उन्होंने हड़ताल की, और वहाँ के जितने भी लोग थे इंडियन थे उनको भी ऐसा करने के लिए कहा गया। और इंडियन एग्री हो गए, और ये जो स्ट्रगल चला वो लगभग 7 साल तक चला। इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं। और 1908 में गांधी पहली बार अरेस्ट हुए थे साउथ अफ्रीका में। और 1913 में गांधी को महात्मा का टाइटल दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो एक पोइट थे। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है, इसके बाद महात्मा गांधी जो थे वो इंडिया आ गए। भारत में आके उन्होंने यहाँ पे भी उन्होंने देखा कि जो काम वो साउथ अफ्रीका में करके आए हैं उसकी यहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है। तो 1914 की बात है। 1913 को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। कस्तूरबा गांधी जी जो थी उनको भी 1913 में प्रिजन में डाल दिया गया था वहाँ पे। और 1914 में फाइनली इंडियंस रिलीफ बिल वो पास किया गया था, जिसके लिए महात्मा गांधी लड़ रहे थे। और उसके बाद 1914 में महात्मा गांधी लंदन गए साउथ अफ्रीका से गोखले जी से मिलने, और उन्होंने फोइनिश पार्टी एट शांति निकेतन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। और 1915 में महात्मा गांधी यहाँ पे आ गए थे, और सत्याग्रह आश्रम उन्होंने एस्टैब्लिश किया था 1915 में ही। 1915 में उन्हें केसर हिंद मेडल से सम्मानित किया गया था। और गुजरात सभा के वाइस प्रेसिडेंट उनको नियुक्त किया गया 1915 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1916 में उन्होंने लेक्चर किया। तो अभी हम थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट पे ही जाते हैं। तो साबरमती आश्रम जो था वो 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। और महात्मा गांधी
ने जो डिस्प्यूट हो गया था मिल ओनर, अहमदाबाद में मिल ओनर और किसानों के बीच, उस डिस्प्यूट को ख़त्म किया था महात्मा गांधी ने, और उन्होंने आमरण अनशन पे बैठ गए थे वो। इसके बाद 1919 में रोल्ट एक्ट जो पास किया गया था गवर्नमेंट ने, उसके विरोध में सत्याग्रह उन्होंने चलाया था। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि 1919 में उन्होंने नवजीवन और यंग इंडिया, ये दोनों महात्मा गांधी की थी, एक सितंबर में एक अक्टूबर में लॉन्च की थी 1919 में। और कांग्रेस ने 1919 में हंटर कमीशन को बायकॉट कर दिया था। और इसी तरह से जैसे महात्मा गांधी ने जो चलाया था आंदोलन 1922 में, उन्होंने वापस ले लिया सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और इसका रीज़न ये था कि चौरा चौरी में कुछ घटना हो गई थी उसके कारण। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट जो आता है वो 1930 में आता है। उन्होंने नमक कानून बनाया था महात्मा गांधी ने। दांडी मार्च किया गया था, सत्याग्रह आश्रम जो था वहाँ से उन्होंने 1930 में चल के वहाँ से सॉल्ट लॉ तोड़ा था गुजरात में। 1931 में गांधी इरविन के बीच पैक्ट साइन हुआ था। और इसी तरह से महात्मा गांधी जो थे वो लोगों को अपने साथ में लेके चलते रहे थे। बहुत बार वो अरेस्ट हुए थे। और 1948 तक उन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ किया ही था। कुछ लोग उनके सपोर्ट में हैं, कुछ उनके विरोध में हैं, लेकिन डेफिनेटली ये तो मानना पड़ेगा कि महात्मा गांधी का रोल था इंडियन इंडिपेंडेंस में। जो गांधीयन इरा है, इंग्लिश पॉलिसीज आई गेस बहुत हद तक क्लियर है, मिक्स्ड पीरियड वो भी क्लियर है, गांधीयन इरा वो भी ऑलमोस्ट क्लियर है। जो 1857 से 85 तक अंग्रेजी सरकार की जो भी नीतियाँ थी उसके बारे में स्टडी करनी है हमें। उसके बाद मिक्स्ड पीरियड आएगा 1915 तक, और 1915 से 1947 तक हम स्टडी करेंगे गांधीयन पीरियड। गांधी जी जो थे उनको एक अम्ब्रेला टर्म के रूप में यूज करेंगे और उनके अंडर सभी कुछ हम स्टडी करेंगे। और वैसे मिक्स पीरियड होगा और वैसे इंग्लिश पॉलिसीज होगी। तो जल्दी हम वीडियो लेके आएंगे इसके बारे में और वीडियो में स्टडी करेंगे डीपली। आज मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, आई होप ये हेल्पफुल होगा, एक क्रोनोलॉजी बनाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है यूट्यूब में सभी जगह पे, लेकिन उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट सोर्सेज से जितना डिफरेंटली पढ़ते जाते हैं वो थोड़ी अलग अलग चीज़ें ऐड होती जाती हैं। तो हम इसे सिंपल रखेंगे और नेक्स्ट 2 लेक्चर में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री डन होगा। सो फॉर दिस वीडियो मैं अभी ख़त्म करने जा रहा हूँ इसे।